बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं। आजकल ये बातें सुर्खियों में है कि क्या बोलने का अधिकार आत्यंतिक है, क्या बोलने का अधिकार असीमित है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीवी शोज चल रहे हैं जहाँ पर बोलने के अधिकार का उपयोग असीमित तौर पर किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बोलने के अधिकार पर या एक्सप्रेस करने के राइट पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं लगेंगे तो सदाचार, नैतिकता प्रभावित हो रही है। तो भारतीय संविधान की क्या अवधारणा है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाए, और क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न है, क्या भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जो कि बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या प्रोविज़न किए गए हैं, इसी पर चर्चा है। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी लक्षण होता है। लोकतंत्र में जैसे अन्य लक्षण आप पढ़ते हैं, कानून का राज, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो लोकतंत्र के अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों में एक लक्षण यह भी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ के लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि अगर लोगों के पास अभिव्यक्ति नहीं है तो लोग अपना विकास नहीं कर पाएंगे, लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी होना जरूरी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ ये होता है कि आप अपनी भावनाओं को जाहिर करें, लिख कर जाहिर कर सकते हैं, बोल कर जाहिर कर सकते हैं, कार्टून बनाकर जाहिर कर सकते हैं, चित्र बनाकर जाहिर कर सकते हैं, है ना, डांस करके भी जाहिर कर सकते हैं। तो भावनाओं को जाहिर करना अभिव्यक्ति कहलाता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे एज अ फंडामेंटल राइट समाहित किया गया है, मौलिक अधिकार के रूप में इसे रखा गया है। मौलिक अधिकार के रूप में आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि इस पर गारंटी मिले, है ना, कोई छीन न सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में 6 भागों में मौलिक अधिकार वर्गीकृत हैं, और जिसमें से दूसरा जो आपका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार को इंश्योर करने का प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि आपके सर्वांगीण विकास को, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार के पीछे का मकसद यही है। जब व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है तो व्यक्ति अपना विकास कर पाता है, ठीक है, व्यक्ति का राजनीतिक विकास हो पाता है, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो पाती है यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। तो स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, और यही कारण है कि अंडर आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला आर्टिकल 19 के तहत आपको। आर्टिकल 19 के तहत मेरे भाइयों आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, और 6 प्रकार की ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत आपको मिलती है, जिसमें आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लॉज का जो ये है, ये कह रहा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की आजादी है, और दूसरा अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। अपनी आप भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, कार्टून बनाकर आप अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं। इसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये असीमित है या आत्यंतिक है, क्या इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मेरे भाइयों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अधिकारों को कभी असीमित रूप से नहीं दिया जा सकता, कभी आत्यंतिक रूप से नहीं दिया जा सकता। अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाना जरूरी है। जैसे आप सरकार के लिए पढ़ते हैं कि सरकार की शक्तियां असीमित नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार की शक्तियां असीमित हो जाएंगी तो सरकार मनमानी करेगी, है ना। ये मानव विकास का इतिहास रहा है कि किसी भी पद, किसी भी संस्था को अगर असीमित शक्ति दी गई, किसी भी संगठन को यदि असीमित शक्ति दी गई तो अत्याचारी हो सकता है, मनमानी कर सकता है, निरंकुश हो सकता है। तो इसीलिए सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और जब सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसे सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी सरकारें जब औकात में रहें तो उसे सीमित सरकार कहते हैं। और औकात में कैसे रखा जाता है? संविधान के द्वारा, संविधान की मर्यादाओं के द्वारा। खैर, वैसे ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, व्यक्ति के अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति के अधिकारों पर आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो व्यक्ति भी मनमानी करेगा। अगर आपको बोलने का अधिकार असीमित दे दिया जाए और कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए तो आप गाली देंगे, है ना, आप कुछ ऐसा करेंगे जो नैतिक ना हो। तो इसलिए अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगेंगे वो तार्किक हों,
वो रिजनेबल हो। ऐसा नहीं है कि मनमानी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए, बोलने ही ना दिया जाए, जब मन कर रहा है मोदी जी का प्रतिबंध लगा दें और बोलने ना दें, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और भारतीय संविधान भी इसी बात की इजाजत देता है कि अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त वाक और अभिव्यक्ति की आजादी पर युक्त प्रतिबंध, जिसे आप रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, या तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो क्या संविधान में कुछ तार्किक प्रतिबंधों की चर्चा की गई है? क्या संविधान तार्किक प्रतिबंध लगाने की बात करता है? जी हाँ। तो देखो, तार्किक प्रतिबंध क्यों जरूरी है, इसके पीछे का जो मूल है उसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि अमेरिका में एक आदमी जा रहा था अपना छाता लेके, गाना वाना गाते हुए जा रहा होगा। तो क्या हुआ कि उसकी छाते की नोक से एक व्यक्ति की नाक टूट गई। मामला न्यायालय पहुंचा। अब जब मामला न्यायालय पहुंचा तो न्यायालय में उस व्यक्ति ने तर्क दिया कि भैया, हमारी स्वतंत्रता, हमको घूमने की स्वतंत्रता, हमको जीवन की आज़ादी, हम अपना जैसे छाता मन करे वैसे डुलाएं, इनको हमारी छाते की नोक के सामने नहीं आना चाहिए था। तो अमेरिकन न्यायालय ने यह कहा कि हे भाई, बात ठीक है कि आपको आज़ादी मिली है, लेकिन आपकी आज़ादी वहां समाप्त हो जाती है जहां सामने वाले की नाक शुरू होती है। आपकी आज़ादी वहां समाप्त हो जाती है जहां सामने वाले की नाक शुरू होती है। इसका अर्थ यह है कि आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां सामने वाले की स्वतंत्रता भंग होती है। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपकी स्वतंत्रता असीमित नहीं है, आपको उतनी ही स्वतंत्रता है जितने से आप सामने वाले की स्वतंत्रता को भंग न करें। इस वजह से तार्किक प्रतिबंध लगाने बहुत जरूरी हैं। और आर्टिकल 9, जितने भी स्वतंत्रताएं, आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। सबसे पहले वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। तो वाक और अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या कोई प्रतिबंध लगाया गया? जी हां, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, यानी इस पर तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या तार्किक प्रतिबंध लगाए गए हैं? किन आधारों पर आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? तो कौन से ऐसे आधार हैं? तो आर्टिकल 19 का जो सेकेंड क्लॉज है, यानी आर्टिकल 19 का जो दूसरा क्लॉज है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, यानी तार्किक प्रतिबंधों की बात करता है कि भाई संप्रभुता, आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे भारत की सॉवरेनिटी प्रभावित हो। इंटीग्रिटी, पता चला आप कह रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश को भारत से अलग करो, नहीं बोल सकते। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे भारत की अखंडता प्रभावित। सुरक्षा, आपके बोलने से भारत की सुरक्षा को खतरा हो, पता चला अमेरिका अटैक कर दे, ठीक है, आप ऐसा नहीं। अब आप कह रहे हैं हमारे बोलने से अमेरिका क्यों अटैक करेगा? नहीं, आपके बोलने से नहीं करेगा, लेकिन भारत देश में ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनके बोलने से भारत की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, या अन्य कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, मानहानि, है ना, मानहानि, डिफेमेशन। आपके बोलने से किसी का मान प्रभावित नहीं होना चाहिए। मान हानि के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, पता चला सुबह शाम उठ के आप रोज किसी विदेशी देश को गाली दे रहे हैं, उसके साथ हमारे क्या है, अच्छे संबंध है, आप गाली दे रहे हैं और संबंध बिगड़ रहे हैं। आप कह रहे होंगे हमारे गाली देने से कहाँ बिगड़ेंगे? आपके गाली देने से नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज देश में ऐसी हैं, जैसे बड़ी पर्सनालिटीज, अगर वो कुछ कहेंगी सुबह उठ के मीडिया के सामने, रोज गाली देंगी रोज, तो इससे विदेशी राष्ट्रों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, निगेटिवली प्रभावित हो सकते हैं। तो विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध यदि प्रभावित हो रहे हैं तब भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, इसकी आलोचना होती है कि इसको डिफाइन नहीं किया गया है। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, जैसे देखो धारा 144 लग जाती है ना, हाँ, तो इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है। या मान लो कहीं ऐसी स्थिति आ गई है कि भगदड़ की स्थिति आ गई है, दंगे की स्थिति आ गई है, तो वहां आपको ऐसे किसी मुद्दे पर बोलने के लिए रोका जाता है, ठीक। या आपके बोलने से यदि लग रहा है कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो आपको बोलने के लिए रोका जाता है, ठीक। तो इसको कहते हैं लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, यानी कानून व्यवस्था अगर प्रभावित हो तो ऐसे में आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। सदाचार, मोरालिटी, आजकल देखो सबसे ज्यादा चर्चा में, इसी पर हम लोग विशेष चर्चा के लिए अभी इस समय डिस्कशन कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा ये चर्चा में है कि मोरालिटी के आधार पर रिस्ट्रिक्ट किया जाना जरूरी है। अब देखो, मोरालिटी एक रिस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन क्या होता है मेरे भाई कि मौलिक अधिकार एग्जीक्यूटेड हैं, मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, मौलिक अधिकार लागू हैं, लेकिन इनके प्योर क्रियान्वयन के लिए भी कानून की आवश्यकताएं पड़ जाती हैं। जब तक आप देखो, समाज पर नियंत्रण यदि आपको करना है तो दो ही तरीका है, एक नैतिकता, एक विधि। और हर व्यक्ति नैतिक नहीं है कि वो देख के मान जाए कि नहीं करना है। विधियां बनानी पड़ेंगी जो दंडित करें, विधियां बनानी पड़ेंगी जो रोकें, विधियां बनानी पड़ेंगी कि गलत करने के लिए लोग डरें, तो विधि की भी आवश्यकता है। तो भारत देश में ऐसे में मोरालिटी के आधार पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रतिबंधित किया जा सकता है,
लेकिन कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, कोई अलग से कोई कानून इस समय सोशल मीडिया पर कंट्रोल के लिए या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो शोज होते हैं उस पर कंट्रोल के लिए कोई बेहतर कानून नहीं है। ये एक चुनौती है, ये एक समस्या है। ठीक है, भविष्य में संभावनाएं हैं कि ऐसे कानून बनेंगे। तो सदाचार के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना यानी न्यायालय का अपमान, इस आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अपराध के लिए उकसाना, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, दैट मीन्स कि अब पता चला मैं आपको उकसा रहा हूं कि हे भैया नकल हो रही है, जब तक तलवार नहीं उठाओगे तब तक सुधरेंगे नहीं ये लोग, तो क्या है, इसे उकसाना कहते हैं, है ना। तो इन आधारों पर संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, मानहानि, विदेशी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, अपराध के लिए उकसाना, इन आधारों पर आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1A के तहत मिली है पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि क्या बोलने का अधिकार असीमित है? नहीं। दूसरा सवाल, क्या बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? जी हां। लेकिन जो प्रतिबंध लगेंगे वो कैसे होंगे? तार्किक होंगे। बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध कौन कौन लगा सकता है, कैसे? तो अनुच्छेद 19 के दूसरे क्लॉज में कुछ आधार दिए हैं, उन आधारों पर प्रतिबंध लग सकते हैं। क्या उन आधारों के अलावा किसी अन्य आधार से भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? जी हां। यदि न्यायालय को व्याख्या करने का अधिकार है, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को हो, तो न्यायालय अपनी व्याख्या के द्वारा भी प्रतिबंध लगा सकता है। कानून बनाकर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, संविधान के दायरे में रहते हुए कानून बनाकर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 19(1)। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में जो ये 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 2 मिनट में देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 का भी शांतिपूर्ण और बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का भी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्यांतिक है, असीमित है, इसके भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। इस पर भी तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, है ना। देश की अखंडता, लोक व्यवस्था के आधार पर इस पर भी तार्किक प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। क्लियर है। संघ, यूनियन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, राइट टू क्रिएट एसोसिएशन, सहकारी समिति ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे जोड़ा गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा ये जोड़ा गया कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1)(c) के मौलिक अधिकार का भाग होगा। ठीक है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये सब आत्यांतिक है? जी नहीं, ये सब आत्यांतिक नहीं है। इन सब पर भी तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इन सब पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के ही अगले क्लॉजेज में दिए गए हैं। जैसे 19 के 2 में मैंने ऊपर वाले का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताया, वैसे अगले 19 के 3rd क्लॉज में, 4th क्लॉज में इन सब के भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। तो कोई भी इसमें असीमित नहीं है। ठीक है। अब जैसे भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार, तो इसमें सामान्य हित में जनता के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जनजातियों के हितों के संरक्षण में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पता चला कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां दंगा हो गया है ना, कह रहे कि नहीं हम जाएंगे, सरकार प्रतिबंध लग नहीं, अनुच्छेद 19 का झंडा लेके पहुंचे, नहीं हम जाऊंगा, कुछ भी हो जाए हम जाऊंगा, नहीं भैया, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, सामान्य जनता के हित में, जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कोई ऐसे ट्राइबल प्लेस है ना, उनके कल्चर अलग होते हैं, ट्राइब्स के रहन सहन अलग होता है, अब आप कह रहे हैं नहीं हम जाऊंगा, बाहर बोर्ड लगा हुआ है जाना वर्जित है, लेकिन कह रहे हैं नहीं हम जाऊंगा, तो उस पर भी प्रतिबंध। जनजातियों के हितों के संरक्षण में भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। निवास करने की स्वतंत्रता, तो इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वही प्रतिबंध है जो डी पे है, वही क्या है, किस पर है, ई पर है। कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार, कारोबार चुनना, तो ये भी आत्यांतिक नहीं है, इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई कि हम डॉक्टरी नहीं पढ़े, हमारे पापा डॉक्टर थे, उन्हीं के साथ ही खड़े रहते तो हम भी डॉक्टरी करेंगे, वो सर्जन थे हम महासर्जन है, ऐसा नहीं है। आपके पास MBBS की डिग्री नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है। तो जो भी तकनीकी योग्यता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो इम्पोज की जा सकती है ना। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन सब पर है। हालांकि इन सब के सारे रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको नहीं बताए हैं, ये आप पढ़िएगा अनुच्छेद 19 से 19 के 3रे 4थे क्लॉजेज में दिए गए हैं। हाँ, इसके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो मैंने आपको सारे बताए हैं कि किन किन आधारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं।
ठीक, ये मैंने काटा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, ओरिजिनली इसमें एक स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार से भी संबंधित थी, अनुच्छेद 19 क्लॉज एफ, ठीक है, 1 का एफ, इसे बाद में हटा दिया गया, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विधिक अधिकार बनाया गया। 2 जगह दिया गया था, एक आर्टिकल 31 में, एक 19(1)(f) में, ठीक है, तो इसे रिपील कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिपील्ड लिखा हुआ है, यानी हटा दिया गया है। तो इतनी बातें हम लोगों ने समझी कि अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो हम लोगों ने देखा, ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है, ये हम लोगों ने देखा। और साथ साथ जो सबसे प्रमुख बात हम लोगों ने समझी कि क्या बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लग सकता है, और लग सकता है तो क्यों लग सकता है। इसलिए लग सकता है क्योंकि भाई व्यक्ति भी मनमानी करेगा अगर व्यक्ति के अधिकार को असीमित तरीके से दे दिया जाए तो। अगर हमें असीमित अधिकार दे दिया जाए तो हम भी मनमानी करेंगे, तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा। खैर, आपके लिए सूचना है कि इस समय हमारे उत्कर्ष परिवार में होली हंगामा ऑफर चल रहा है, और होली हंगामा ऑफर के तहत आपको जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सारे के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट। ठीक है, 90% तक का डिस्काउंट एज वेल एज 100% तक का कैशबैक जीतने का मौका। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे यूपीपीसीएस के या अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज के जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सब पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और 100% कैशबैक जीतने का मौका। चलिए 1 सेकंड रुके, दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो देखिए होली हंगामा ऑफर के तहत आपको 90% तक का डिस्काउंट और साथ साथ 100% कैशबैक जीतने का मौका। और यदि आप हमारे पुराने यूजर हैं, तो यदि आप पुराने यूजर हैं तो आप अप्लाई करिए कूपन कोड होली, और कूपन कोड होली आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़कर आप बेहतर बनाएं। ठीक है, इस समय ऑफर के तहत आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक, साथ साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यूपीपीसीएस प्रीलिम का टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ 9 मार्च से शुरू हुई। यूपीपीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज जिसमें 40 टेस्ट हैं। ठीक है, और अभी ऑफर के तहत जो इसका प्राइस है वो 750 रुपये मात्र है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 40 टेस्ट हैं। ठीक है, 8 इसमें फुल लेंथ के टेस्ट होंगे, 4 जीएस के और 4 सीसैट के। ठीक है, और सेक्शनल मंथली करंट अफेयर भी है, के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड हैं। कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा इस पूरे के पूरे टेस्ट में। ठीक है, टेस्ट रैंकिंग दी जाएगी आपको, ऑल ओवर रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, यानी सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। देखो, कोई भी टॉपर को आप सुनेंगे तो यही कहता है कि सबसे ज्यादा रोल उसके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज का रहा है। मैं भी यही कहता हूं कि अपने जीवन में टेस्ट सीरीज जरूर शामिल करिए तैयारी में। सैटरडे संडे का दिन प्री और मेंस के टेस्ट सीरीज के लिए रखा करिए, जरूर शामिल करिए। सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ऐसा होती है जो सफलता में सबसे ज्यादा सहायक होती है ना, बाकी कुछ भी नहीं होता। बड़ी ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, साथ साथ मेंस की भी टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ शुरू हुई है। यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज 16 टेस्ट होंगे इसमें। ठीक है, फीचर ये है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऑल यूपी टेस्ट रैंकिंग मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पूरी टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। और इसका जो ऑफर प्राइस है वो आपका 2000 रुपये है। ठीक है, और अभी ये जो ऑफर है हमारा होली हंगामा ऑफर, ये पूरा का पूरा 22 मार्च तक चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आप जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों, देश के और समाज के विकास का माध्यम बने, आपके माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव हो। ठीक है, चलिए, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।